जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डे पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, पैट में जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इकोनॉमिक्स की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए भाई, तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? तो इंग्लिश में आप इकोनॉमिक्स बोलते हैं जिसको, उसी को हिंदी में बोला जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र, तो डेफिनेशन सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो किसने दी? देखिए, एडम स्मिथ एक व्यक्ति थे। एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम 1778 में ईस्वी में अर्थशास्त्र पर एक प्रमाणिक पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी वो किसकी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक थी किसकी? चाणक्य की। ठीक है, चाणक्य की पुस्तक थी क्या? अर्थशास्त्र। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के जनक, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ को माना जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। लेकिन अर्थशास्त्र जो सबसे पहले पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी आपकी चाणक्य ने। चाणक्य को आप विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। देखिए भाई, तो एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम 1778 में ईस्वी में अर्थशास्त्र पर एक प्रमाणिक पुस्तक लिखी जिसका नाम था क्या? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, किसकी पुस्तक थी ये? तो ये थी आपकी किसकी? एडम स्मिथ की। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी। देखिए किस प्रकार से? संपत्ति का विज्ञान है। उन्होंने क्या कहा इसे? तो एडम स्मिथ ने इन्हें क्या बताया? संपत्ति का विज्ञान। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, संपत्ति का विज्ञान। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये कथन किसका है? तो ये किसका है? एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ ने बताया कि आपका जो अर्थशास्त्र है वो किसका विज्ञान है? तो वो धन का विज्ञान है। यानी कि आय व्यय का जो विवरण है वो किसके अंतर्गत होता है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है भाई, नेक्स्ट है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। लेकिन जो सबसे पहले अर्थशास्त्र पुस्तक मैंने बताया कि वो किसने लिखी थी? चाणक्य ने। ठीक है, जिनका दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक का क्या नाम है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किसकी पुस्तक है? अल्फ्रेड मार्शल की। अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। किस प्रकार से? तो इन्होंने क्या बताया अल्फ्रेड मार्शल ने कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव के कार्यों का अध्ययन है। ठीक है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में, जिस प्रकार से मनुष्य जो जीवन व्यतीत करता है मनुष्य, तो साधारण व्यवसाय जो मनुष्य का दैनिक जीवन होता है, मानव के कार्यों का अध्ययन, वो अपने क्या क्या कार्य करता है, यह मनुष्य के उन व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों की जांच करता है जिनका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग से घनिष्ठतम संबंध है। ठीक है, जिनका कल्याण के भौतिक संसाधन, जिससे कि मनुष्य का विकास हो सके। ठीक है, ऐसे भौतिक संसाधन जैसे कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता होती है एक भौतिक जीवन जीने के लिए, जो दैनिक चीज़ें हैं उपयोग की मनुष्य के, तो उसी को किसने बताया? अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। क्लियर है सभी को? देखिए भाई,
नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे। देखिए, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का विज्ञान किसने बताया? तो अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का विज्ञान किसने बताया? अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है। और धन का विज्ञान किसने बताया था? तो वो बताया था आपका एडम स्मिथ ने। आपको नोट करना है कि अगर आपसे पूछता है भौतिक कल्याण का विज्ञान तो किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। और धन का विज्ञान किसने बताया? एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट है जेवी के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन या संपत्ति की विवेचना करता है। ठीक है। एक व्यक्ति थे जेवी, उनके अनुसार अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? जो धन एवं संपत्ति कि मनुष्य को कितने धन और कितनी संपत्ति की आवश्यकता है उसकी विवेचना करता है। ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का क्या मतलब है? तो आर्थिक विकास को किस रूप में मापा जाता है? देखिए, सामान्य रूप से किसी भी देश के आर्थिक विकास को उसकी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से नापा जाता है। ठीक है। जो आपका आर्थिक विकास है वो किस स्तर से हो रहा है, उसको किस प्रकार से मापा जाता है? तो देखिए, सामान्य रूप से किसी भी देश के आर्थिक विकास को, यदि किसी भी देश का हमें आर्थिक विकास का पता करना है तो उसकी राष्ट्रीय आय, ठीक है, उस देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, ठीक है, और किस किस क्षेत्र में, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में पता होना चाहिए राष्ट्रीय आय का, और प्रति व्यक्ति आय, और वहाँ का जो व्यक्ति है वो कितने रुपए प्रति व्यक्ति आय, यानी कि वो कितने रुपए कमाता है, कितने रुपए खर्च करता है, उसी के आधार पर क्या किया जाता है? इसको मापा जाता है। नेक्स्ट है देश के अंदर उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य। देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं और सेवाओं के मूल्य साथ विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ लिया जाए तो, और किसको जोड़ लें? जो आय विदेशों से हो रही है। जैसे कोई भारत का व्यक्ति है और वो भारत से बाहर जाए और वहाँ पर आप अगर अन्य कंट्री में जाएंगे भारत के सिवाय, तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि आपने देखा होगा कुछ जो होता है डॉलर में मिलता है, जो सैलरी आपको डॉलर में, और वो भारत में आने के बाद भारत के रुपये में कन्वर्ट होती है। तो उसी प्रकार से जो विदेश से आय प्राप्त होती है उसको भी किस में जोड़ लिया जाए? सामान्य रूप से किसी भी देश के आर्थिक विकास को उसकी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से नापा जाता है। देश के अंदर उत्पन्न सभी वस्तुओं, उसकी सारी वस्तुएं हो गई, सेवाओं के मूल्य हो गए, और विदेशों से जो प्राप्त आय है उसको जोड़ लिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम विदेशों से प्राप्त आय और उत्पन्न वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य। देखिए भाई, जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं, यदि आपकी जो राष्ट्रीय आय है उसको आप कुल जनसंख्या से, जैसे भारत की जो राष्ट्रीय आय है हमने मान लिया 1000 है और भारत की कुल जनसंख्या है वो 100 मान लो, तो उस प्रकार से तो उस राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इस प्रकार से जैसे कुल राष्ट्रीय आय है आपकी, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, तो कुल राष्ट्रीय आय हमने मान लिया कि 1000 है, लेकिन भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो वो है मान लो 100। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय हो गई वो कितनी हो गई? 10। ठीक है भाई। तो उसी प्रकार से जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो ये 10 कितनी है? तो ये है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें कोई आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि आप अगर कोई भी कार्य कर रहे हो उसके बदले आपको कोई भी इनकम का सोर्स है वो, और आपको इनकम हो रही है, तो वो कैसी क्रियाएं कहलाएंगी? वो कहलाएंगी आपकी आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं हम। सभी आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा जाता है, तो उनको भागों में बांटा जाता है 3 भागों में। जो सबसे पहली क्रिया है वो है आपकी
प्राथमिक क्रिया, ठीक है, कौन सी, प्राथमिक क्रिया। दूसरी है आपकी कौन सी, वो है आपकी द्वितीयक क्रिया, और तीसरी है तृतीयक क्रिया। तो ये तीनों क्रियाएं हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। किसकी क्रियाएं हैं ये, तो आर्थिक विकास की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम जी। जो क्रियाएं सीधे तौर पर भूमि या जल से संबंध है उन्हें प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं में आपको देखना है, प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं में आपको ध्यान रखना है कि वे क्रियाएं जो सीधे तौर पर भूमि या जल से संबंध है, जिनका संबंध भूमि से और जल से है, उन्हें कैसी क्रियाएं बोलते हैं, प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है। जैसे खेती करना, पशुपालन, पकड़ना, खान खोदना आदि, शिकार करना और मछली, ठीक है। जैसे आप खेती करते हैं वो कैसी क्रिया है, प्राथमिक क्रिया। पशुपालन है आपका, वो कैसी क्रिया है, प्राथमिक क्रिया। और खान खोदना यानी कि जो मिट्टी का जो खुदान होता है उसमें, वो भी कैसी क्रिया के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्रिया के। शिकार है इसमें और मछली पालन है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में, सभी उत्पादित वस्तुएं प्राथमिक वस्तुएं कहलाती हैं। जितनी भी किसी भी देश में उत्पादित वस्तुएं होती हैं वो प्राथमिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे गेहूं, सब्जियां, दूध, कोयला आदि। अब भारत में आपको पता है कि गेहूं, सब्जियां, दूध, कोयला आदि इस प्रकार से, जैसे गेहूं उगाया जाता है, सब्जियां और दूध का उत्पादन किया जाता है, कोयला निकाला जाता है खदान से। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं, जो उत्पादित वस्तुएं हैं, वो किस क्रिया के अंतर्गत आएंगी, तो वे होंगी प्राथमिक वस्तुएं। जब प्राथमिक वस्तुओं को मनुष्य या मशीनों द्वारा अन्य वस्तु के उत्पादन के प्रयोग के किया जाता है तो उन्हें द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। जो प्राथमिक वस्तुएं थी उनको मनुष्य या मशीनों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन, यानी कि आपकी जैसे कृषि है, कृषि से ही अगर आप किसी अन्य चीज का उत्पादन करते हैं तो वे कैसी क्रियाएं होंगी, तो वो होंगी द्वितीयक क्रियाएं। जैसे लकड़ी से कागज बनाना, अब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या आएगी, लकड़ी, पेड़ आपने लगाया, वो किस क्रिया के अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्रिया के। लेकिन उसी पेड़ से अब आप क्या बना रहे हैं, लकड़ी से कागज, तो कागज बनाना किस क्रिया के अंतर्गत आता है, द्वितीयक क्रिया के। गेहूं से डबल रोटी बनाना, ठीक है, गेहूं है आपने उगाया, तो उस टाइम तक जब तक आपने गेहूं उगाया और वो आपके पास तक आया, वो कैसी क्रिया है, प्राथमिक क्रिया। लेकिन जब गेहूं से आप किसी अन्य चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं, गेहूं से आपने बनाया क्या, डबल रोटी, तो वो कैसी क्रिया हो गई, द्वितीयक क्रिया। क्रियाओं देखिए भाई, क्रियाओं द्वितीयक को निर्माण करना भी कहते हैं। इन क्रियाओं को क्या कहते हैं, निर्माण करना। यदि आप किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, मैंने बता दिया किस प्रकार से, जैसे लकड़ी से कागज बनाना, गेहूं से डबल रोटी बनाना, ठीक है। तो ये कैसी क्रियाएं हैं, द्वितीयक क्रियाएं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की क्रियाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में सहायक सेवाओं की आवश्यकता होती है। प्राथमिक और जो द्वितीयक दोनों प्रकार की क्रियाएं हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में सहायक सेवाओं की आवश्यकता होती है, यानी कि उनको जो जो सेवाएं चाहिए उनकी क्या होती है, आवश्यकता। इन सहायक सेवाओं को तृतीयक सेवाएं कहते हैं, ठीक है। तो जो सेवाएं प्रथम एवं द्वितीय क्रियाओं के लिए यूज की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तृतीयक सेवाएं। सामान्यतः भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन को उत्पादन के कारक कहते हैं। तो उत्पादन के कारक क्या क्या हैं आपके, भूमि है, श्रम है, पूंजी है और क्या है, संगठन, ठीक है। ये किसके कारक हैं, उत्पादन के कारक। इन्हें संसाधन भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, संसाधन। नेक्स्ट है, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। यानी कि जो संसाधन थे आपके, ये भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, इन्हीं के आधार पर इसको, अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। वो पहली श्रेणी कौन सी है, तो पहली है आपकी पूंजीवादी अथवा मुक्त व्यापार, ठीक है। पहली है पूंजीवादी अथवा मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था।
इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। आपको देखना है, जो सबसे पहली है उसके बारे में देखते हैं हम। तो देखिए, तो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तियों या निजी हाथों में हो। ठीक है, उत्पादन के होता है। ठीक है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तियों या निजी हाथों में होता है। केवल जब उत्पादन होगा उसका जो स्वामित्व है यानी कि उसका अधिकार, वो केवल निजी हाथों में, यानी कि उसका खुद का उत्पादन वो करने वाला होगा, उसी के हाथों में उसका क्या होगा, अधिकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वस्तुओं की कीमतें बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती हैं और इनमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। यानी कि वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बाजार की शक्तियां, यानी कि बाजार में उनका जो प्रचलन है वो कैसा है, उनकी मांग घट रही है या बढ़ रही है, वो बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है और इसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि आप अपनी वस्तुओं का दर घटाइए या बढ़ाइए। ठीक है, करती है लेकिन बहुत कम स्थितियों में, ऐसी कुछ स्थितियां हैं, मैं बताऊंगा आगे। विभिन्न क्रियाओं के करने का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। यदि आप किसी भी वस्तु को आपने 10 रुपये में खरीदा और आप उसे 10 रुपये में ही बेच रहे हैं, तो फिर आपकी मेहनत तो बेकार गई। तो उसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्रियाओं के करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जित करना। यदि आप 10 रुपये की वस्तु खरीदते हैं और 20 रुपये की बेच रहे हैं या 15 की, तो आपको जो भी लाभ हो रहा है उसी के उद्देश्य से आप उस वस्तु को बेच रहे हैं। ठीक है, चलिए, लाभ अर्जित करना। तथापि कभी कभी उपभोक्ताओं के हित में लाभ को सरकार, कभी कभी क्या होता है कि जो उपभोक्ता होता है, जो उपभोक्ता के हित में लाभ को सरकार नियंत्रित करती है। ठीक है, कभी कभी सरकार रेट बढ़ा देती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। ठीक है, तो वो किसके, उपभोक्ता के हित में होती है। वो अगर लाभ मिल रहा है आपको तो वो आपके हित की बात है भाई, नियंत्रित करती है। आर्थिक क्रियाओं के संचालन में सरकार का योगदान कम होता है। ठीक है, किसका योगदान कम होता है, सरकार का योगदान। जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके संचालन में सरकार का योगदान कम होता है। उसका दायित्व केवल प्रशासनिक अथवा न्यायिक क्षेत्रों तक सीमित होता है। जब आर्थिक क्रियाओं के संचालन में सरकार का योगदान कम होता है, तो आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे आपकी वस्तु है तो उस पर आपका अधिकार है, न कि सरकार का। ठीक है, लेकिन उसका जो दायित्व है वो कहाँ पर बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है आपका प्रशासनिक सेवाएं। यदि कोई आपराधिक मामले हैं अथवा न्यायिक क्षेत्र, ठीक है, या किसी को दंड देना है, तो वहां पर जो सरकार है उसका दायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा है भाई। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को प्लीज लाइक करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। उपभोक्ता अपनी सामर्थ्य के अनुसार वे वस्तुएं चुन सकते हैं जिनसे उन्हें अधिक से अधिक संतुष्टि मिले। ठीक है, अब आपको जो वस्तुएं लेनी है उपभोक्ता अपनी सामर्थ्य के अनुसार, यदि आपके पास 10 रुपए हैं तो आप अपनी हैसियत के अनुसार ही किसी भी वस्तु को चुन सकते हैं। ठीक है, जिनसे उन्हें अधिक से अधिक संतुष्टि मिले, जिससे कि आपको कोई भी नुकसान ना हो, केवल लाभ की प्राप्ति हो और आप संतुष्ट रहेंगे। यदि आपको लाभ होगा तभी आप संतुष्ट रहेंगे, अगर आपको लाभ नहीं होगा तो फिर आपका जो व्यापार है वो आपकी हिम्मत टूटने लगेगी। देखिए, दूसरी है आपकी कौन सी, समाजवादी अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट दूसरे नंबर की है समाजवादी अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या है, तो इसमें है आपकी कि इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए। संसाधनों का स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है। जितने भी संसाधन हैं आपके, उसमें क्या था कि उसमें जो आपकी उत्पादित वस्तुएं थी उस पर किसका अधिकार था, केवल आपका। ठीक है, आप उनके रेट घटाएं, बढ़ाएं, बेचें या ना बेचें, ठीक है, वो किसका अधिकार हो गया, आपका। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो संसाधन होते हैं उन पर किसका अधिकार होता है, तो सरकार के हाथ में होता है उनका स्वामित्व। ठीक है, और सरकार ही वस्तुओं और सेवाओं का नियोजन करती है। ठीक है, सरकार ही वस्तुओं और सेवाओं का नियोजन करती है। यदि आप किसी वाहन से यात्रा करते हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, तो उस पर सरकार का अधिकार है कि वो किराया बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। ठीक है,
उसी प्रकार से सरकार ही वस्तुओं और सेवाओं का नियोजन करती है। तो उसमें जो मालिक हुआ वो कौन हुई? सरकार। लेकिन जो प्रथम अर्थव्यवस्था थी उसमें कौन हुआ था? तो उसमें था स्वयं व्यक्ति जो उत्पादित कर रहा है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें किसके द्वारा? सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सरकार यह निर्धारित करती है कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किन के लिए उत्पादन करना है। यदि सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रही है तो उसका ये दायित्व है कि वस्तुओं और सेवाओं, देखिए सरकार वह यह निर्धारित करती है कि क्या उत्पादन करना। तो यदि सरकार ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम इस कार्य को करेंगे तो उसका वो निर्धारित कर देगी कि उसमें आपको क्या उत्पादित करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए करना है, क्योंकि जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट लेगी वो उसी के लिए उत्पादित करेगी वस्तुओं को। ठीक है, देखिए भाई, सरकार सभी काम करने वालों की नियुक्ति करती है और उन्हें वेतन देती है। उसमें जो आपको लाभ हो रहा था वो केवल आपका लाभ था, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें यदि आप सरकार के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो सरकार उसके लिए आपकी पहले तो क्या करेगी? नियुक्ति। यदि आप कोई भी अधिकारी हैं तो सरकार आपकी नियुक्ति करेगी सबसे पहले और उन्हें वेतन देती है, और आपके काम के बदले आपको क्या दिया जाएगा? सैलरी दी जाएगी। ठीक है। थर्ड है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो थर्ड है आपकी वो है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की? यह व्यवस्था मुक्त बाजार और नियोजित अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। ठीक है, किसका मिश्रण है ये? तो आपको ध्यान रखना है, यह व्यवस्था मुक्त बाजार, यानी कि बाजार इसमें मुक्त होते हैं। ठीक है, और नियोजित अर्थव्यवस्था, और कोई भी कार्य हो वो कैसा होगा? नियमानुसार। अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। इस व्यवस्था में उत्पादन की क्रियाएं बस व्यक्तियों द्वारा निजी रूप से तथा सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। ठीक है, इस व्यवस्था में उत्पादन की जो क्रियाएं हैं वो व्यक्तियों द्वारा निजी रूप से, यदि आपका कोई कारखाना है तो वो आपका निजी रूप हो गया, निजी रूप से, तथा लेकिन वो निजी तब तक है जब तक आप सरकार से उसमें जुड़े नहीं हैं, सरकार का कोई भी उसमें हस्तक्षेप ना हो। लेकिन यदि वो सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है तो वो सरकार की कुछ जो अधिकार हैं वो उसमें आपकी ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तथा सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। इस व्यवस्था में उत्पादन की क्रियाएं व्यक्तियों द्वारा निजी रूप से तथा सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उत्पादन क्रियाएं, राष्ट्र की सुरक्षा है तो उसके लिए जिस भी वस्तु की आवश्यकता है क्या होगा? उसका उत्पादन किया जाएगा। जैसे सुरक्षा, युद्ध सामग्री निर्माण केवल सरकार द्वारा ही चलाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी जो क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा चलाई जाती हैं? केवल सरकार के द्वारा। ठीक है भाई, देखिए तो यहां तक जो थी हमारी थ्योरी, वो थ्योरी आप सभी को समझ में आई। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जामों में, तो उसी में हम जो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से करेंगे हम। पहले थोड़ा एक जो हमारी सीरीज है, एक टॉपिक, ठीक है, और एक ही क्लास, उसी में हम एक टॉपिक को लेंगे और उससे जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको लेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें कराएंगे। तो देखिए जो पहला प्रश्न है आपका वो है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आ गया तो मैं बता रहा हूँ कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सी विधि है? आंसर देखेंगे आप, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग। तो उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग, यानी कि कितना उत्पादन हो रहा है और कितनी आय है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, वो किस क्षेत्र से सर्वाधिक बढ़ती है या किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है उसमें? तो वो कौन सा है? सेवा क्षेत्र। ठीक है,
अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आपका सेवा क्षेत्र है वो किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, प्रथम, द्वितीय या तृतीय। ठीक है, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसमें व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो वो कौन सा बैंक है? तो वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक में व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। ठीक है, खाता खोलने के लिए भाई जो ग्रामीण तौर पर भी और शहरी तौर पर भी कुछ बैंकें निर्धारित की गई हैं, तो उसमें व्यक्ति अपना खाता खुलवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य स्तरीय मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऐसा देश का पहला राज्य है भारत का जिसने राज्य स्तर पर मानव विकास सूचकांक जारी किया है। तो कौन सा देश है, राज्य है वो? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ध्यान रखना है आपको। और वर्तमान में जो भारत की मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट है उसमें जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? तो वो है 132वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है? तो भारत के का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका किस राज्य में? तो वो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? बाजार का जो नियम दिया वो किसने दिया? तो वो दिया जीन बैप्टिस्ट ने। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता हैं जीन बैप्टिस्ट। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि बाजार का जो नियम दिया वो किसने दिया? जीन बैप्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किसके साथ भाग किया जाता है? तो मैंने अभी बताया कि यदि किसी राष्ट्र की कुल राष्ट्रीय आय 1000 है तो उसको किससे, तो उस जो राष्ट्रीय आय है उसको कुल जनसंख्या से क्या करना है? भाग। देखिए तो आंसर भी यही है, प्रति व्यक्ति आय की गणना क्षेत्र की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। तो मैंने करके बताया, यदि किसी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय है वो कितनी है? 1000 और उसकी कुल जनसंख्या कितनी है? 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आया क्या? 10। ठीक है, तो ये क्या है? ये है प्रति व्यक्ति आय। तो एक व्यक्ति इतने रुपए कमाता है, ठीक है, उसकी जो इनकम है वो कितनी है? 10। नेक्स्ट आपको देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किस क्षेत्र में दिखाई देती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या मतलब होता है? तो ऐसी बेरोजगारी, प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ, तो छिपी हुई बेरोजगारी या, ठीक है, किस क्षेत्र में दिखाई देती है भारत में? तो वो है कृषि और अर्थव्यवस्था में। दरअसल होता क्या है कि कृषि का जो क्षेत्र है उसमें व्यक्ति पूरे वर्ष लगा रहेगा भाई, कार्य करता रहेगा, लेकिन वो केवल उस समय पर जिस समय उसका जिस भी फसल का वो उत्पादन करता है तो उस समय तो उसके पास पैसा रहेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो उसी में लगा रहेगा, उसी का लेता रहेगा और उसी में लगाता रहेगा भाई। तो जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो किसके अंतर्गत है? कृषि और अर्थव्यवस्था क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है? तो वो है आपका गोवा। तो गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो मानव विकास सूचकांक ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने मानव विकास सूचकांक जिनकी देन है? तो उन व्यक्ति का नाम था महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक का क्या किया? निर्धारण किया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, महबूब उल हक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसने दिया? तो मुद्रा से मुद्रा का निर्माण होता है,
वो किस प्रकार से, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई व्यक्ति विदेश गया और वहाँ पर उसे जो मुद्रा मिली वो किस रूप में मिली, डॉलर के रूप में। लेकिन वो भारत आया और भारत में उसने क्या किया कि डॉलर को कन्वर्ट करा दिया किसमें, रुपया में। तो ये हुआ किससे, मुद्रा से मुद्रा का निर्माण। ठीक है, देखिए तो मुद्रा से मुद्रा का जो निर्माण, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसने दिया था? तो एक व्यक्ति थे क्रोमर। उन व्यक्ति का नाम क्या था? उनका नाम था क्या, क्रोमर। तो इन्होंने बताया कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? कि किस अर्थव्यवस्था, कौन सी अर्थव्यवस्था है वो जिसमें सार्वजनिक और निजी, तो सार्वजनिक जिस पर सरकार का अधिकार होता है, ठीक है, निजी क्षेत्र जो स्वयं का हो, तो किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? जब मुद्रास्फीति होती है तो उससे कौन लाभान्वित होता है? तो उससे लाभान्वित होता है ऋण लेने वाला। ठीक है, कौन? ऋण लेने वाला। तो ध्यान रखना है आपको, उससे लाभान्वित होता है ऋण लेने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में न्याय दर्श की स्थापना किस वर्ष हुई? एक दर्श था न्याय दर्श की, जो स्थापना हुई देश में वो किस वर्ष हुई? तो वो हुई 1950 में। ध्यान रखना है, सन 1950 में किसकी स्थापना हुई? न्याय दर्श की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो इसका जो बैंक नोट प्रेस है वो कहाँ पर स्थित है आरबीआई का? तो वो है देवास में। ठीक है, देवास में इसका क्या स्थित है? बैंक नोट प्रेस। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? बंद अर्थव्यवस्था, तो बंद अर्थव्यवस्था में ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें व्यक्ति ना तो अपनी वस्तु को आयात कर सकता है और ना ही क्या कर सकता है, निर्यात। यदि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता है तो ना तो वो मंगा सकता है, और यदि उसे अपनी वस्तु बेचनी हो विदेश में तो ना ही वो उसका क्या कर सकता है, निर्यात। तो ऐसी जो अवस्था आएगी वो किसके अंतर्गत आती है? बंद अर्थव्यवस्था के। ठीक है, तो देखिए आंसर भी निर्यात और आयात दोनों बंद हैं। ठीक है, ना तो वो ले सकता है और ना ही दे सकता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है उसका क्या नाम है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेसम का नियम। ग्रेसम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रेसम का नियम बहुत बार पूछा जा चुका है। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका किससे? मुद्रा प्रचलन से। तो ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? आर्थिक जो विकास है आपका, यानी कि किसी भी देश का जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से हो रही है और उसमें जो रहने वाली जनसंख्या है उस देश की, उसका जो आर्थिक विकास है वो कितना बेहतर हो रहा है, तो उसकी माप कौन सी है? प्रति व्यक्ति आय। यदि किसी की प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी उस देश की जो आर्थिक विकास है उतना ही क्या होगा? बेहतर। ठीक है, यदि आपके पास पैसा होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं आसानी के साथ खरीद सकते हैं। तो आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसके अंतर्गत किस फसल को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो उस फसल का क्या नाम है? चावल के लिए। ठीक है,
ध्यान रखना है आपको, भारत में जो कृषि क्षेत्र है वो सबसे अधिक किसके लिए है? चावल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय समंको नेशनल इनकम फिगर्स, ठीक है, का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय या समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, CSO, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का क्या की जाती है? गणना या आकलन, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? कौन सा संगठन है? CSO या केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? तो उड़ीसा राज्य में, ठीक है। जबकि कोयले के जो सबसे अधिक भंडार हैं, ठीक है, वो कहाँ पर हैं? बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा जोखा, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कौन सा होता है? यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है RBI, उसका जो लेखा वर्ष होता है वो कौन सा होता है? कब से? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत RBI का क्या होता है? लेखा वर्ष, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो उदारीकरण है, उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना है आपको, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया? और वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने देश के लिए जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम का अनुमान था वो तैयार किया? वो कौन थे? तो वो थे आपके कौन? दादाभाई नौरोजी, ठीक है। दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान क्या किया? तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक, ठीक है, किसे? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। RBI को क्या कहते हैं? तो RBI को कहते हैं बैंकों का बैंक। मैंने बताया था अभी कि RBI ऐसा बैंक है जिसमें कोई भी अपना खाता नहीं खुलवा सकता, ठीक है। ये क्या है? बैंकों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में गरीबों की संख्या प्रतिशत में सबसे अधिक है? तो भारत का ऐसा राज्य जिसमें गरीबों की संख्या प्रतिशत में सबसे अधिक है तो वो है आपका उड़ीसा राज्य। ध्यान रखना है आपको, उड़ीसा में जो गरीब हैं उनका प्रतिशत क्या है? सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? ठीक है, यदि सरकार अभी जैसे नोटबंदी हुई थी तो उसमें क्या हुआ कि जो पुराने नोट थे उसका क्या हो गया? तो उनको बंद कर दिया गया और नए नोट छपे, उनका वो किस में आए? वो प्रचलन में आए। तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? तो वो जो स्थिति थी आपकी नोटबंदी वाली, जिसमें पुराने नोट जमा हुए और नए नोट प्रचलन में आए, वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपका विमुद्रीकरण, ठीक है। डेमो क्या है? विमुद्रीकरण। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद में है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। लगातार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यदि वस्तु की कीमत बढ़ रही है लगातार और आपकी जो मुद्रा है उसकी कीमत क्या हो रही है? वो घट रही है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को कहते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। जब आपके देश की मुद्रा का क्या हो, गिरावट आ जाए उसमें मुद्रा में, और जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत में क्या हो? बढ़ोतरी, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति, ठीक है भाई। तो लास्ट क्वेश्चन था ये। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और मज़ेदार नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ।
और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।